नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, पंचायत जो हम लोग कवर कर रहे थे उसमें आज हम लोग दो चार इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे और जिसमें पंचायत के कार्यों की जांच कराने के लिए जो अधिकारी होता है वो कौन होता है वो वाला देखेंगे। और निकायों के मध्य विवाद हो जाता है जब, तो ये क्वेश्चन जो है वो कई बार आ चुका है, तो ये वाला पोर्शन देखेंगे कि पंचायत और जब निकायों के बीच का विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है। कुछ जुर्माना राशि मैं आपको बताऊंगा जो एक बार आया हुआ है पेपर में और आगे एक ही बार आया है, लेकिन आगे पूरा तरीके से संभावना है कि इसका आने का पूरा तरीके, तो वो जो भी आया है मैं आपको पूरा तरीके से पूरा जुर्माना राशि कैसे कैसे लगता है वो मैं आपको बता दूंगा आज की वीडियो में। और जो कर होते हैं, जो टैक्स, वो भी कैसे कैसे, कौन से अनिवार्य कर होते हैं, कौन से ऐच्छिक कर होते हैं, वो भी मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। वो भी इंपॉर्टेंट है, ये भी 2-3 बार सवाल आ चुका है। तो आज का वीडियो आपके लिए ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप अच्छे से देखिए और इसको नोट करिए। मैं काफ़ी डिटेल में कवर कर रहा हूँ, इससे डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं, आपके सारे सवाल बन जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कुछ स्टूडेंट MCQ क्वेश्चन के लिए पूछ रहे थे कि वो जो MCQ हम लोग का मेरा और अमरदीप सर का आने वाला था उस पर भी काम चल रहा है। एक्चुअली में हुआ क्या है कि अभी कुछ दिन पहले मेरा तबीयत खराब हो गई थी, जिसके कारण से मैं रिकवर तो कर लिया हूँ, लेकिन जो वीकनेस है वो बॉडी पे है अभी भी, तो जिसके कारण से उस गति से काम नहीं हो पा रहा है जिस गति से काम हो रहा था, वो थोड़ा सा स्लो हो गया है। लेकिन मैं फिर भी लगा हुआ हूँ, लगे पड़े हैं हम लोग। जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी लाइंड अप थे, वो सारी चीज़ें आएंगी। सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। MCQ के लिए MCQ आएगा। आजीविका का जो मेरा नोट्स बोल रहे थे वो टाइपिंग होने के लिए गया है, वो टाइप हो रहा है, बस 2-3 दिन आप लोग वेट करिए, फटाक से मैं उसको लॉन्च कर दूंगा। उसके बाद फिर MCQ उसका, आजीविका का MCQ, तो पहले तो ग्रामीण विकास का MCQ लॉन्च होगा, फिर आजीविका का नोट्स, आजीविका का MCQ, और टेस्ट सीरीज के लिए जो आप लोग पूछ रहे थे वो टेस्ट सीरीज थोड़ा सा वेट करिए। अभी से टेस्ट देके क्या करेंगे आप लोग, पहले उसको सॉल्व करिए, पहले पूरा पढ़िए 2-3 बार, और उसके बाद MCQ जो हम लोग लाने वाले उसको सॉल्व करिएगा और उसके बाद टेस्ट दीजिएगा, तब आप लोग को फायदा होगा। तो वो भी लाइंड अप है, बस जस्ट ये सब काम खत्म होते ही आ जाएगा। और क्लासेस 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है, वो मैं बता चुका हूँ, शॉर्ट वीडियो एक बनाया था उसमें मैं आपको सबको बताया हूँ। 25 जुलाई से अप्रॉक्स 25 जुलाई के आसपास हम लोग लाइव आएंगे और आपको बताएंगे कि एडमिशन का प्रोसेस जो है वो क्या क्या है, सब चीज़ें बता देंगे। उसके बाद 1 अगस्त से क्लासेस आपकी व्यापम के सारे सब्जेक्ट्स की स्टार्ट हो जाएगी और जिसके जस्ट बाद कुछ दिन बाद PSC की। ये चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो शॉर्ट वीडियो में बनाया था उसमें। तो सारी चीज़ें लाइंड अप हैं। थोड़ा सा भी काम स्लो हो गया था, मेरी तबीयत ख़राब थी इस वजह से, लेकिन मैं फिर से एकदम लग गया हूँ। थोड़ा बॉडी में वीकनेस है, लेकिन उसके बाद भी लगा हुआ हूँ। ठीक, तो थोड़ा सा ज़रूर लेट हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए कि जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, आप लोगों ने देखा होगा, चाहे मैंने क्लास आप लोग को प्रोवाइड कराई है, चाहे वो ग्रामीण विकास का नोट्स हो, चाहे पंचायती राज का चार्ट हो, उस पर मेहनत आपको दिखेगी। तो थोड़ा सा देर भले हो रहा है, लेकिन यकीन मानिए कि आपको जो कंटेंट मिलेगा वो उसका कोई तोड़ नहीं है। वो आप लोग को आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। वो हम लोग जो एक MCQ बना रहे हैं, MCQ बहुत ज़्यादा सोच समझ के बनाया जा रहा है, मैं कॉपी करके कहीं से नहीं ला रहा हूँ उसके लिए। तो उस पर भी बहुत मेहनत करना पड़ रहा है। उस पर हर MCQ के नीचे आपको बॉक्स में ऐसे उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ये डालने के लिए टाइम लग रहा है बहुत, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें पे काम चल रहा है, इसके कारण से टाइम लग रहा है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। और इन सब के बीच मुझे क्लास भी लेना पड़ता है और आपका नोट्स भी भेजना पड़ता है। जो ग्रामीण विकास के इतने सारे क्वेरीज आ रहे हैं नोट्स से संबंधित, पंचायती राज के नोट्स हैं, उस सारे काम मैनेज करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, इसलिए लेट हो रहा है चीज़ें। लेकिन जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी शानदार तरीके से मिलेंगी, इसका भरोसा रखिए आप, ठीक है। ध्यान से देखिए। आप आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पंचायत के कार्यों की जाँच, जो कार्य हो रहे हैं पंचायत में, ग्राम, जनपद और जिला पंचायत में, उसकी जांच करने के लिए भी तो एक अधिकारी होना चाहिए। तो वो कौन होगा? तो राज्य सरकार ये तय करेगी, स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी समय समय पर कि कौन अधिकारी जांच करेगा। ये सामान्यतः जिला कलेक्टर जो है क्लास 2 से अभिन्न श्रेणी के कोई अधिकारी को नियुक्त करता है पंचायतों में कार्यों की जांच करने के लिए। क्लास 2 ऑफिसर से अभिन्न श्रेणी मतलब क्लास 2 ऑफिसर से नीचे नहीं होना चाहिए। क्लास 2 ऑफिसर मतलब डिप्टी कलेक्टर, ये सब जो अधिकारी होते हैं, DSP, डिप्टी कलेक्टर, बेसिकली डिप्टी कलेक्टर के रैंक का जो अधिकारी होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, जो इसको टॉप मोस्ट पोस्ट होता है, वो रहता है यहाँ पर
जांच करने के लिए। तो कलेक्टर के निर्देशानुसार वो क्या करता है, जांच करता है। अब ये चेंज होते रहता है, ठीक, मतलब कभी कोई ग्राम पंचायत उसके अंतर्गत आने वाले पंचायतों की वो जांच करता है। तो ये ध्यान रखना। पंचायत एवं अन्य स्थायी निकायों के मध्य विवाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। देखो ये क्या होता है कि दो या दो से अधिक पंचायतों के बीच या पंचायत और अन्य स्थानीय निकाय के बीच अगर विवाद होता है, दो पंचायत हैं, जैसे कि 2 ठो ग्राम पंचायत है, 2 ठो जनपद पंचायत है, 2 ठो जिला पंचायत है, इन लोगों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, डिस्प्यूट होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इसके लिए एक वर्ड है डिस्प्यूट। तब अब ये 2 ग्राम पंचायत हैं या 2 जनपद पंचायत हैं, 2 जिला पंचायत हैं, तो 2 या 2 से अधिक या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो इन दोनों के मध्य जब विवाद होता है या किसी पंचायत और कोई स्थानीय निकाय है, नगरीय निकाय है जैसे कि नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, उनके मध्य अगर विवाद होता है तो उसका निर्णय स्टेट गवर्नमेंट लेती है, राज्य सरकार लेती है। समझ में आ रहा है? और अगर पंचायत और छावनी बोर्ड, अब ये छावनी बोर्ड को समझो, डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा एक इकाई का गठन किया जाता है रक्षा मंत्रालय के द्वारा, उस बोर्ड को या उस इकाई को कहते हैं छावनी बोर्ड। तो वो जो छावनी बोर्ड जिस स्थान पे रहता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो छावनी बोर्ड की होती है। तो छावनी बोर्ड अब ये हर जगह पे होता नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा डिफेंस पावर की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर एक छावनी बोर्ड का गठन किया जाता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब आपको छावनी बोर्ड के बारे में नहीं पूछने वाला है। अब ये ध्यान रखना कि पूछेगा क्या, पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य अगर विवाद होता है तब यहाँ पर राज्य सरकार केंद्र सरकार की सलाह पर इनके बीच के विवाद का निपटारा करेगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से सलाह क्यों लेगी? क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री जो है रक्षा मंत्रालय केंद्र सरकार का, उसके निर्देशानुसार ये गठित होता है छावनी बोर्ड, और उसके निर्देशानुसार ये काम का चलता है यहाँ का। तो इसके कारण से स्टेट गवर्नमेंट को किससे सलाह लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन ये जो पंचायत है, 2 पंचायत है या 2 पंचायत और नगरीय निकाय यानी स्थानीय निकाय के मध्य जो विवाद हो रहा है, ये पंचायत पूरे तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो पंचायत जो है वो राज्य सूची का विषय है, इसलिए उस पर निर्णय ले सकता है राज्य सरकार। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे छावनी बोर्ड का मामला आ गया, वहाँ पर केंद्र सरकार से राज्य सरकार को परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये है, उसको ध्यान से पढ़ना इसको। अब ये दोनों सवाल पूछा चुका है, तो इसको अच्छे से नोट करके रखना। तीसरा चीज़ देखते हैं अपन, निर्धारित किए जाने पर जुर्माना राशि। मान लो जाए कोई पंचायत अधिकारी है, तो मान लो जाए कोई पंच है, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ पंच के लिए। अब पंच को निरहर घोषित कर दिया गया है किसी वजह से, लेकिन उसके बाद भी वो सम्मेलन या कार्यवाही में भाग ले रहा है, तो उसके लिए फाइन पड़ता है उसको। जैसे कि लोकसभा में आप देखे होंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे आप, मैं पढ़ाया हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो लोकसभा में आपने शपथ ग्रहण नहीं किया है, और शपथ ग्रहण करने के पहले अगर कहीं आप शपथ ग्रहण नहीं किया, शपथ ग्रहण कार्यवाही में भाग लेते हो नॉर्मल कार्यवाही में, तो फिर 500 रुपये जुर्माना लगता है पर डे। तो उसी तरीके से यहाँ भी अगर कहीं निर्धारित कर दिया गया है, तो उसके बाद भी आप अगर कहीं बैठते हैं, भाग लेते हैं, तो फिर वहाँ पर जुर्माना देना पड़ेगा। तो क्या है, पंच या सदस्य, इनको कोई निर्वाचित, ग्राम पंचायत में पंच और जनपद और जिला में क्या, सदस्य। तो अगर ये निर्हर घोषित हो गए हैं किसी कारणवश, चाहे वो मादक द्रव्यों का सेवन करते, अब बताया था मैं निर्हरता कब घोषित होते हैं, मादक द्रव्यों का सेवन करते हुए पा रहे हैं, या फिर जो अधिनियम है उसके अंतर्गत कोई उन्होंने जुर्म किया है, तो 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस तरीके का प्रावधान था बहुत सारा, वो सब बताया था मैं। और एजुकेशन से संबंधित भी 5वीं पास नहीं है, तो ये सब चीज़ें मैं पूरा लिस्ट बता चुका हूँ। तो उसके कारण कोई निर्हर घोषित कर दिया है, और उसके बाद भी अगर वो सम्मेलन में भाग लेता है, तो 50 रुपये पर डे उसको जुर्माना पटाना पड़ेगा। ध्यान रखना, पंच या सदस्य के लिए 50 रुपये पर डे। सरपंच उप सरपंच कहाँ रहेगा? ग्राम पंचायत में। अध्यक्ष कहाँ रहेगा? जनपद और जिला में। तो ये जो है वो ये सिस्टम, ये जनपद और जिला दोनों के लिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जनपद के भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जिला के भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ग्राम पंचायत का सरपंच उप सरपंच। तो 100 रुपये प्रतिदिन इसको जुर्माना देना पड़ेगा अगर निर्हर घोषित हो गया फिर भी सम्मेलन में जा रहा है तो। पद से हटाने के बाद रिपोर्ट अपने पास रखता है। देखो क्या होता है कि कई बार क्या, सरपंच को पद से हटा दिया गया, विश्वास प्रस्ताव लाया गया, सरपंच को पद से हटा दिया गया, रिकॉल लाया गया, हटा दिया गया। अब उसके बाद क्या करता है, उसको हैंडओवर करना है पूरे डॉक्यूमेंटेशन को पंचायत के, मतलब जो पुराना डॉक्यूमेंट था जिसमें आय व्यय का ब्यौरा था पूरा, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं पंचायत के,
कोई भूमि से संबंधित, कोई पंचायत ने कोई भूमि खरीदी है, सार्वजनिक भूमि है, उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है, उसको ट्रांसफर करना रहता है, तुरंत देना रहता है। जो नया पंच गठित होता है या जो स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति की जाती है उसको देना पड़ता है। तो हटने के बाद भी रिपोर्ट, वही रिपोर्ट, वो रिपोर्ट को अपने पास अगर रखता है तो इसके लिए भारी दंड है एकदम। ये बहुत बड़ा जुर्म है। 2,000 रुपये जुर्माना देना पड़ता है प्रतिदिन। याद रखना, पद से हटाने के बाद रिपोर्ट को अपने पास रखता है, हैंडओवर अगले सरपंच को नहीं करता। ऐसे सिचुएशन में तो यह माना जाता है कि कोई ना कोई इसने करप्शन किया है और इसको डर है पुराने सरपंच को, तभी वो रिपोर्ट को नहीं सौंप रहा है। क्योंकि अगर वो रिपोर्ट को सौंप दिया रिटर्न तो उसके खिलाफ कार्यवाही हो जाएगी। तो इसलिए ऐसा माना जाता है। तो एक भरोसा जो है वो खत्म होता है वहां पे, तो एक शक डेवलप होता है। इसके कारण से यहाँ पर इसको लिए ज़्यादा जुर्माना रखा गया है। और मैं इसको स्टोरी टाइप के इसलिए बता रहा हूँ तो याद रहे आपको। पंचायत सदस्य को बाधा पहुंचाने, अब कार्यों में यहाँ पे लिख लो, को कार्यों में, अब पंचायत का कोई सदस्य है, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है, राजनीतिक प्रमुख है, उसको कोई दूसरा व्यक्ति अगर बाधा पहुंचा रहा है तब उस कंडीशन में 250 रुपये जुर्माना लगेगा। समझ गए? और सूचना हटाने या मिटाने बिना अनुमति के या बिना पूछे, पंचायत को बताए बिना, सूचना दिए बिना, पंचायत के सूचना पटल पे कोई सूचना अंकित है, जैसे कि मैं आपको सम्मेलन भी बताया था, जब सम्मेलन पोस्टपोन होता है और अगला सम्मेलन जो स्थगित सम्मेलन रहता है उसकी जानकारी सूचना पर, पंचायत सूचना पे पटल पे लगाना पड़ता है, नोटिस बोर्ड पे, कि भाई अगली सम्मेलन की तारीख ये है, विशेष सम्मेलन का भी लगाना पड़ता है, सब डॉक्यूमेंटेशन वहाँ रहता है। तो सूचना हटा दिया गया अगर या मिटा दिया गया पंचायत की को जानकारी दिए बगैर, तब 50 रुपये जुर्माना लगेगा। अब जानकारी न देने पर या गलत जानकारी देने पर या भ्रामक जानकारी देने पर या मिथ्या बोलते हैं इसको, गलत जानकारी, मिथ्या मतलब झूठ, तो जानकारी न देने पर या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देने पर या गलत जानकारी देने पर 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। इसको भी याद रखना। तो जानकारी न देने पर, अगर मान लो जाए पुराने सरपंच से जो पुराना था उसके जानकारी मंगा कोई नया सरपंच या किसी पंच से मंगा, तो जानकारी नहीं दिया या गलत जानकारी दे दिया, तब फिर उस पर ही 250 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। तो ये जुर्माना को सबको एक साथ कथन कारण बना के एक बार पूछा है, तो वो याद रखना, इसको पढ़ के रट के रखना। अब याद ही करना है इसमें, तो ये जुर्माना लोग को याद करना पड़ेगा, तो याद करके रखना इसको बीच बीच में आपसे पूछेगा, जरूरी नहीं कि कथन कारण बना के ही पूछे, कोई एक ठो भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट देखते हैं सचिव सीईओ की नियुक्ति। अब आप लोग सब जानते हो कि ग्राम पंचायत में सचिव रहता है और जनपद और जिला पंचायत में सीईओ यानी मुख्य चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, और यहीं पर सीएमओ रहता है नगरीय निकाय में, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर बोलते हैं, नगर पालिका नगर निगम में। तो ये सचिव को याद रखना यहां पर, उसको छोड़ो अभी नगरीय निकाय वाले को। सचिव और सीईओ की नियुक्ति कैसे होगी? राज्य सरकार या विहित अधिकारी, अभी विहित अधिकारी कौन है मैं बताऊंगा। तो राज्य सरकार या विहित अधिकारी एक या एक से अधिक ग्राम पंचायत के लिए एक सचिव की नियुक्ति कर सकता है। एक या एक से अधिक ग्राम पंचायत, देखो इसको पूछता है ना, एक ग्राम पंचायत के लिए एक सचिव भी हो सकता है या 2-4 ठो ग्राम पंचायत के लिए भी एक सचिव की नियुक्ति कर सकता है। पूरे डिपेंड करता है कि विहित अधिकारी क्या चाहता है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? विहित अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है कि एक ग्राम पंचायत के लिए एक सचिव नियुक्त करे या 3-4 ग्राम पंचायत को मिला के एक ठो सचिव नियुक्त करे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। विहित अधिकारी होता कौन है? तो जिला संयुक्त संचालक या उप संचालक ग्राम पंचायत में, ये ग्राम पंचायत में डिसाइड करेगा कि कितने ग्राम पंचायत को मिला के एक सचिव की नियुक्ति होगी। समझ रहे हो ना? इसको ध्यान से पढ़ना। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत में जिला संयुक्त संचालक या उप संचालक ये निर्णय लेगा कि उस ग्राम पंचायत में एक सचिव होगा, वो कौन होगा, और या फिर 2-3 ग्राम पंचायत को मिला के एक सचिव बनाया जाएगा तो वो सचिव कौन होगा, ये तय करेगा। जनपद में कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर तय करेगा, और जिला पंचायत में भी कलेक्टर ये तय करेगा कि जिला पंचायत में जो सचिव होगा वो किस तरीके से होगा, कौन होगा, कितने को मिला के एक तो सचिव बनाया जाएगा। तो ये होता है पूरा सचिव सीईओ की नियुक्ति। इस पर कुछ चीज़ें और है, मैं आपको बताऊंगा टेबल फॉर्म में बाद में, वो एक साथ नोट कर लेना, उसको याद करना, ठीक है। अब एक चीज़ और देखो, 2 तरीके के कर होते हैं। ये टैक्स अनिवार्य कर और एक होता है वैकल्पिक या ऐच्छिक कर। अनिवार्य कर वे कर होते हैं जो पंचायतों के द्वारा लगाए जाना अनिवार्य होता है, मतलब लगना ही है वो कर,
वो हाँ बोले, पंचायत राजी हो उसके लिए या न लगे, स्टेट गवर्नमेंट इसको फिक्स कर दी है। ऐसे टैक्स होते हैं अनिवार्य कर। अब वैकल्पिक या ऐच्छिक कर, कोई ग्राम पंचायत का मन कि वो उस कर को, टैक्स को लगाना चाहता है या अपने स्थानीय निवासियों को उस टैक्स या कर से राहत देना चाहता है। तो ये जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है ना, इंटरटेनमेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट के पास है, और वो स्टेट गवर्नमेंट लगाए चाहे उसको छूट दे दे। आप सब देखे होंगे कि कई ठो जो मूवीज़ आती हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट इंटरटेनमेंट टैक्स को काट देती है, आप लोग सब देखे होंगे। तो वो स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी रहता है। उसी तरीके से ये जो ऐच्छिक कर रहता है, वैकल्पिक या ऐच्छिक कर, दैट इज डिपेंड ऑन जो लोकल गवर्नमेंट रहता है वहाँ पे, पंचायत, स्थानीय गवर्नमेंट में, स्थानीय शासन में। तो वो पंचायत के ऊपर डिपेंड करता है कि वैकल्पिक कर या ऐच्छिक कर को लगाएगा कि नहीं लगाएगा। समझ गए? तो अब देखो, इसी को आपको याद करके रखना है कि अनिवार्य कर कौन सा है और वैकल्पिक या ऐच्छिक कर कौन सा है। अनिवार्य कर मतलब जो जो फिक्स है, जो उस पर लगाएगा ही कर, वो है प्रकाश कर। आजीविका चलाने वाले, आजीविका पर कर मतलब कि छोटे छोटे दुकान वगैरह हैं, उस पर कितना कर लगाना चाहता है कि नहीं लगाना चाहता है। ये तो अनिवार्य कर है तो लगाएगा ही, वो कितना लगाना चाहता है सब में अलग अलग रहता है। तो आजीविका चलाने पर मतलब छोटे छोटे दुकान वगैरह पे जो कर रहता है। तीसरा भवन कर, भवन कोई है पंचायत का, उसको किसी शादी ब्याह के लिए दे रहा है या किसी अन्य काम के लिए दे रहा है, ठीक है, तो उस भवन पर पंचायत टैक्स लगाती है, उससे पैसा आता है। पशु के रजिस्ट्रीकरण पर टैक्स, पशु का रजिस्ट्रीकरण होता है, अभी तो गोधन न्याय योजना के बाद ये और जरूरी हो गया है। हर पशु का अच्छा, पशु का रजिस्ट्रीकरण होता है, रजिस्ट्रीकरण के बाद एक बीमा भी होता है। आप लोग देखेंगे आजकल पशुधन जो होते हैं उनके कान पे कुछ पीला कलर का लगे रहता है, वो बीमा का निशान है। उससे क्या होता है, वो पशुओं का भी बीमा होना चालू हो गया आजकल, क्योंकि कसाई खाने में ले जाके काटने वटने की जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, खो भी जाते हैं पशुधन लोग। तो इसके कारण से भी क्या कहते हैं, उसका भी बीमा होना चालू हो गया। तो पहले से होता है लेकिन अभी भी वो पशु रजिस्ट्रीकरण अभी स्ट्रिक्ट कर दिया है। और निजी संडासों पर कर, प्राइवेट शौचालय जो है उस पर जो कर लगता है, टैक्स लगता है, उस पर भी टैक्स लगता है। तो ये सब है, तो ये अनिवार्य कर है। वैकल्पिक ऐच्छिक कर देखते हैं, सवारी करने वाले, चलने वाले या बोझा ढोने वाले, बोझा ढोने के उपयोग में लाए जाने वाले पशु, कुत्ते, सुअर, इस पर जो कर लगता है। मतलब देखो जैसे कि बैल है, अब बैल क्या करना है, बैल का बहुत सारा काम है गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, उससे हल जोता जाता है और उससे आप लोग देखेंगे बैलगाड़ी होती है, उससे जो अनाज रहता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रैवल कराने के लिए भी बैलगाड़ी का उपयोग किया जाता है। तो बैल से कई सारी चीजें ली जाती हैं। आप लोग के लिए शहर में वाहन पे कर लगता है कि नहीं लगता है, वो टैक्स गवर्नमेंट लेती है। अब वहां तो उनका वाहन ही वही है, बैल है, गधे हैं, खच्चर हैं, ये पशु में कुत्ते वगैरह पालते हैं। तो ये ऐच्छिक कर बना दिया है, वैकल्पिक ऐच्छिक कर। कोई लगाता है कोई नहीं लगाता है। अब हर गांव में कुत्ते पे कर नहीं लगता है, लेकिन कहीं कहीं पे लग जाता है। तो इसको ऐच्छिक का वैकल्पिक सेक्शन में डाल दिया गया है। तो जिस तरीके से आपका टैक्स देते हो गवर्नमेंट को आप आपके व्हीकल के लिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए, उसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब ये पुराने समय में तो बैल से ही लिया जाता था, अब तो ट्रैक्टर वगैरह सबके पास हो गया है, तो ये कोई रखता है नहीं। तो अभी भी बहुत से लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं ट्रैक्टर, वो सब लोग बैल से बहुत सारा काम लेते हैं अभी भी, उस पर भी टैक्स लगाया जाता है। तो वो क्या है, वैकल्पिक या ऐच्छिक कर है, याद रखना उसको। अनिवार्य कर नहीं है, जरूरी नहीं कि कुत्ते पे टैक्स लगाए, बैल पे टैक्स लगाए, सुअर पे टैक्स लगाए। वो ग्राम पंचायत के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कर लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है। अच्छा, ये ग्राम पंचायत का है ना, जनपद और जिला का नहीं है, ध्यान रखना। अब सेकंड है ना, किराए पर बैलगाड़ी, साइकिल, रिक्शा पर टैक्स। अब ये बैलगाड़ी, साइकिल, रिक्शा पर भी अनिवार्य कर नहीं है, ये वैकल्पिक ऐच्छिक कर है। तीसरा जल, जो वाटर रिसोर्सेस है, कनेक्शन बिछा के तो आपको दे देगा। आज का जल जीवन मिशन जल जीवन, इसके बारे में पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, ये हाईलाइटेड भी है, किसी दिन पढ़ाऊंगा आपको इसके बारे में। बहुत अच्छा स्कीम है, पूरे गांव में फ्री नल कनेक्शन दिया जा रहा है इसके माध्यम से। मेरे ख्याल से मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी लाल किले से, और इसके तहत आपका घर अगर कहीं नल के कनेक्शन के आपको आधा मतलब कि 200, 300, 400 मीटर भी अगर नल कनेक्शन बिछाना पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट आपको घर में कनेक्शन ला के दे रही है फ्री में। चाहे उसके लिए 5-7 पाइप भी लंबा लंबा लगाना पड़े, उसके पूरे खर्च गवर्नमेंट दे रही है 1 रुपये में। इससे चार्ज लिया जाता है 1 रुपये, चाहे आपका घर कितना भी दूर रहे। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, इससे फ़ायदा भी मिल रहा है लोगों को। अब ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल रूरल लेवल पे कितना डेवलपमेंट हो रहा है, कितना ये, तो वो तो फिर वही लोग बता पाएंगे।
बहुत से गांव में इसका पहुंच भी गया है। इससे क्या हो रहा है कि लोगों के पास पानी की सुविधा थी नहीं, नल का कनेक्शन आज तक नहीं हुआ था लोगों के घर में 100%, उसको अचीव करने का कोशिश किया जा रहा है जल जीवन मिशन के माध्यम से। तो ये जल पे भी क्या टैक्स लगाया जाता है, उसका पैसा जो है वो मंथली वसूला जाता है, जैसे कि घर का किराया होता है ना, वैसी ये भी वैकल्पिक अच्छी कर है। ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे तो फ्री कर दिया गवर्नमेंट, लेकिन लगाना चाहता तो लगा सकता है इस पर एक्स्ट्रा कर। धर्मशाला या विश्राम गृह पर जो भी कर लगाएगा वो भी वैकल्पिक अच्छी कर है। सफाई कर, अगर ग्राम पंचायत सफाई करा रही है, याद रखना सफाई कर तब लगेगा जब ग्राम पंचायत आपके घर के आसपास के क्षेत्रों का सफाई करवा रही है, तो फिर वहां पर टैक्स लेगी। बैलगाड़ी या टांगा स्टैंड पर टैक्स, अब टांगा स्टैंड पर आप खड़ा करोगे, वहां पे जो लैंड है वो तो गवर्नमेंट का ही है, पंचायत उस पर टैक्स लेती है। पशु चराने पर कर, ये भी कर लेती है, ये भी अच्छी क्या वैकल्पिक कर है। तो ग्राम पंचायत जो है वो इतने टाइप का कर अनिवार्य कर है, उतना वैकल्पिक अच्छी कर है। इसको याद करके रखना, ये और ये तो बचा रहा हूं उसको। तो बाकी जो जिला पंचायत का कर है उसको आप ऐसी, अब इसमें पूछेगा क्या, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत का वैकल्पिक या अच्छी कर नहीं है, तो ये एक आठ दिख गया, अगर कहीं वही आंसर है, टिक कर देना। एक आठ ये दिख गया, ग्राम पंचायत का निम्न में से कर है भवन कर, आजीविका, पशु रजिस्ट्रीकरण, और चौथा ऑप्शन नाट्य गृह। जनपद पंचायत का निम्न में से ग्राम पंचायत का कर नहीं है, तो ये नाट्य गृह और प्रदर्शनों पर कर नहीं, आप समझ जाओगे। इस तरीके से इसमें डील करना पड़ता है। तो जनपद पंचायत में कौन सा कर है, अनिवार्य कर इधर लिखा हूं, वैकल्पिक ऐच्छिक कर इधर लिखा हूं। अनिवार्य कर में जनपद पंचायत में कौन सा कर है, नाट्य गृह प्रदर्शनों, इसको अच्छे से याद रखना, ये नाट्य गृह वाला कर। नाट्य गृहों पे जो भी कर लगेगा जनपद पंचायत लगाएगी, ग्राम पंचायत नहीं लगाएगी भाई। और न ही नाटकों का आयोजन करवाना और नाट्य गृहों का स्थापना करवाना ग्राम पंचायत का काम होता है। मैं काम जब बताऊंगा ग्राम पंचायत, जनपद, जिला पंचायत का, तो आपको बताऊंगा वहां पे, ये इसका काम भी नहीं होता है नाट्य गृह वाला। नाट्य गृह जहां भी आए जनपद पंचायत का काम है वो, और वहां पर टैक्स लगाना भी नाट्य गृह का काम, जनपद पंचायत का काम है, और प्रदर्शनों पर। तथा सेकंड, सार्वजनिक मनोरंजन पर कर लगाना, ये भी वैकल्पिक और अनिवार्य कर है जनपद पंचायत का। और वैकल्पिक या ऐच्छिक कर, किसी भूमि, ये जनपद पंचायत की बात हो रही, किसी भूमि या संपत्ति के उपयोग पर जो टैक्स लगता है वो भी जनपद पंचायत लगाती है, न कि ग्राम पंचायत। तो ये दोनों को याद रखे रहना जनपद पंचायत के संबंध में, और ग्राम पंचायत का मेन रहता है वो सबको याद रखे रहना। उसके बाद जिला पंचायत का आप खुद ही लगा लोगे। तो ये चीज़ें याद रखना है आपको। तो आपको ट्रिक बना के याद रखना है तो ट्रिक बना के याद रखो, 5-7 बार पढ़ के याद रखना है तो पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। तो मेन चीज़ ये नाट्य गृह वाला इसको पूछता है, इसको ध्यान रखना। तो ये हो गया आपका टैक्स वाला सिस्टम। तो ये सबको पढ़ के रखिए अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आऊँगा तो मैं फिर अपन समिति स्टार्ट करेंगे। समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, समिति को अच्छे से पढ़ना, ये सब भी याद रखना, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।